हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन। बहुत टाइम से हमें वेट था जीएसटी क्लासेस का। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जीएसटी क्लास। जैसे कि विकास सर आपको इनकम टैक्स पढ़ा रहे हैं और काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। कई बार मैं भी आपकी क्लास अटेंड करता हूँ विकास सर की, तो बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो रही है। इसी तरह से हम कोशिश करेंगे कि जीएसटी में भी आपको बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिले। मैं वेट कर रहा हूँ, अभी और स्टूडेंट हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जैसे कि हमारी आज फर्स्ट क्लास है जीएसटी की, तो बहुत बेसिक रखेंगे आज की क्लास को। बहुत ही पूरा बैकग्राउंड समझेंगे पहले जीएसटी के बारे में। जीएसटी कोर्स आपके लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, क्या करियर के लिए इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर में क्या और एस्पेक्ट हैं जो आपको जीएसटी किस तरह से पढ़ना है, ये सारी बातें हम आज क्लास में करेंगे। तो मैं थोड़ा सा बस वेट कर रहा हूँ, सभी स्टूडेंट मुझे ज्वाइन कर लें। अभी तक कुछ ही स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, आपको कैसा लग रहा है आप चैट बॉक्स में बताइए। इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं आप विकास सर से, तो मैं भी क्लास अटेंड करता हूँ। बहुत इंजॉय कर रहे होगे आप क्लासेस को। और विकास सर ने इनकम टैक्स को बहुत इंटरेस्टिंग वे में आपके सामने रखा है। मैं देखता रहता हूँ, मैसेज आते रहते हैं स्टूडेंट्स के कि दे आर वेरी एक्साइटेड अबाउट फ्यू चैप्टर्स, और बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है चीज़ें। आंचल का मैसेज आया, यस यू एंजॉइंग द इनकम टैक्स क्लास, गुड। सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर लें, तो मैं फिर अपनी क्लास को स्टार्ट करता हूँ। क्लास का टाइमिंग सेम रहेगा, 8 पीएम से स्टार्ट करेंगे। शार्प 8 बजे मिल जाएंगे, बिल्कुल हम 8 बजे स्टार्ट करेंगे। तो पहले 5-10 मिनट हम आपकी क्वेरीज लेंगे या रिवीजन करेंगे। उसके बाद कोई क्वेरी है आपकी तो क्वेरी भी लेंगे। जहां तक बात रही है आपकी क्लासेस कैसे रहेंगी, ऑल्टरनेट डेज पे क्लासेस रहेंगी आपकी। अब आपकी जो क्लासेस रहेंगी ऑल्टरनेट डेज पे इनकम टैक्स की, और ऑल्टरनेट डेज पे जीएसटी की क्लास करेंगे। तो साथ साथ में आपको इनकम टैक्स और जीएसटी साथ में चलाना है। अब साथ साथ में प्रॉपर रिवीजन भी करना है। तो मुझे अभी जो ऐप यूजर है उनमें आंचल ने ज्वाइन किया है, पीतल ने ज्वाइन किया है, और कुछ स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है। विकास सर भी हमारे साथ लाइव हैं आज, वो भी देख रहे हैं क्लास को। मैं 5-10 मिनट, 5 मिनट का और वेट करूंगा, उसके बाद हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर देंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माई सेल्फ CA राहुल जैन, आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिसिंग CA, और मेरा जो कोर एरिया है वो जीएसटी है। जीएसटी आने के बाद मैंने जीएसटी के अलावा कुछ भी नहीं करा है। जीएसटी ही मेरे को, जो मेरा मेन प्रैक्टिस एरिया है, प्रैक्टिसिंग एरिया है, वो मेरा जीएसटी का ही एरिया है। और साथ साथ में मैंने लॉ भी की हुई है, और मैं लॉ में भी इंटरेस्ट रखता हूँ काफ़ी। तो लॉ की प्रैक्टिस भी मैं करता हूँ। हालांकि प्रैक्टिसिंग सीए को लॉ की प्रैक्टिस करना अलाउड नहीं होता, फिर भी कुछ लीगल केस जीएसटी के आते हैं तो उसको मैं करता हूँ। तो जीएसटी को, लॉ को पूरा समझेंगे प्रैक्टिकल वे में। प्रैक्टिकली जो मैं केस हैंडल करता हूँ जीएसटी डिपार्टमेंट में, जो मेरे साथ घटनाएं या एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल होते हैं, वो सारे मैं आपके साथ शेयर करूंगा, धीरे धीरे शेयर करूंगा। और आपको कोशिश करूंगा कि मैं जीएसटी के इस कोर्स को इंटरेस्टिंग बना सकूं, और आपके एग्जाम के जो मार्क्स हैं, 40 मार्क्स हैं, वो मैं कोशिश करूंगा कि 35 तक आपको स्कोर जीएसटी में दिलवा सकूं। बाकी विकास सर ने आपको प्रॉमिस कर ही दिया है कि 90 प्लस का टारगेट हमारा है। 90 प्लस हम चाहते हैं कि आप लोगों के आए, और बड़े आसानी से आ सकते हैं। क्वेश्चन पेपर, आंसर शीट, ये सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। जो पास्ट, जो हमारे स्टूडेंट रहे हैं, उन्होंने कैसे आंसर लिखा, और उनके आंसर में जो हमारे ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं उनके आंसर में क्या गलती रही, उनसे परमिशन लेके हमने वो आंसर शीट भी रखी हुई है आज क्लास में दिखाने के लिए। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और किस तरह से आपका जो माइंड है वो सिर्फ, लगता है आपको कि भी टैक्स का पेपर है तो रटाफिकेशन में ज़्यादा बिलीव करते हैं आप लोग। रटाफिकेशन की आदत छोड़नी पड़ेगी अब। तो वो सारी बातें भी मैं आपको क्लास में करूंगा आज। तो बस 2-3 मिनट में और वेट करता हूँ। नेक्स्ट क्लास से हम शार्प 8 बजे शुरू कर देंगे।
क्योंकि मैं टाइम का बड़ा ध्यान रखता हूँ, क्योंकि आपका टाइम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और मेरा टाइम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो डिसिप्लिन में इस पूरे कोर्स को करेंगे हम, और अच्छे से करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हमारा मेन जो विकास सर का और मेरा जो रहता है, वो मेन फोकस रहता है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे। हमारी जो यूएसपी है आरडीवी क्लासेस की, वो यही है कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छी आपको होनी चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपका पढ़ना बेकार है, सीए करना बेकार है, या कोई भी कोर्स आप कर रहे हो वो सब बेकार है। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, जब तक आप सीए नहीं बन सकते। रट्टाफिकेशन से सीए बनना, या सीएमए या सीएस कोई भी कोर्स आप कर रहे हो, पॉसिबल ही नहीं है जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। तो हम कोशिश ये करते हैं कि आपको ऐसी कोई एग्जांपल दिए जाएं ताकि आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे क्लियर हो जाएं। विकास सर भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विकास सर, आपके भी कोई कमेंट? मैं वेट कर रहा हूँ सभी स्टूडेंट्स को जो हमारे ऐप पर लाइव है, जो हमारे अदर सॉफ्टवेयर पे लाइव हैं, सब लोग जुड़ जाएं। उसके साथ मैं स्टार्ट करूंगा। विकास सर, कुछ इनपुट स्टूडेंट्स को। विकास सर भी। विकास सर ने इनकम टैक्स को सब्जेक्ट को इतना इंटरेस्टिंग बना दिया है आप लोगों के लिए। आपको पता होगा हमारा प्रैक्टिकल कोर्स भी चल रहा है साथ साथ में। तो हम कोशिश करेंगे कि कुछ प्रैक्टिकल पार्ट भी आपको दिए जाएं, फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएं। जैसे कि जीएसटी में कुछ जीएसटी रिटर्न्स का पोर्टल पे जाके कैसे लॉगिन करके कैसे हम रिटर्न फाइल करते हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे करवाते हैं, इसके कुछ कॉम्प्लीमेंट्री कुछ वीडियोस आपको हम देंगे, ताकि आपको प्रैक्टिकल भी क्लियर हो, जीएसटी का प्रैक्टिकल भी क्लियर हो। और विकास सर भी ये बात कहेंगे कि आपको कुछ इनकम टैक्स की प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए भी कुछ क्लासेस आपको कॉम्प्लीमेंट्री दी जाएंगी। तो मैं आई थिंक मुझे अब स्टार्ट कर देना चाहिए। नाउ आई एम स्टार्टिंग माई क्लास, बिकॉज मैं ऑलरेडी 8:10 हो चुके हैं। लेट स्टार्ट जीएसटी। इंट्रोडक्शन मेरा होता रहेगा, इंट्रोडक्शन मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं। तो अपनी क्लास को मैं यहां से अब स्टार्ट करता हूं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सबसे पहले तो मैं कुछ बेसिक बातें कर लेता हूं आपके साथ। कुछ बेसिक बातें करूंगा इस सब्जेक्ट के बारे में। हालांकि विकास सर ने काफ़ी चीज़ें आपको ऑलरेडी क्लियर करा दी हैं, फिर भी कुछ बातें मैं आपके साथ करूंगा यहाँ पे। तो सबसे पहले तो मैं आपके साथ ये डिस्कस करूंगा कि इस कोर्स का जो पेपर का नाम है वो आपको पता है ऑलरेडी। पेपर का नाम है टैक्स। टैक्स का पेपर है, ठीक है जी। उसके अंदर आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स, और एक पेपर है ग्रुप। ये ग्रुप आपका कौन सा है? ग्रुप 1, पेपर नंबर 4, इनकम टैक्स एंड जीएसटी। तो इनकम टैक्स की बात तो विकास सर आपसे साथ कर ही रहे हैं, मैं अब सिर्फ जीएसटी पे बात करूंगा। जीएसटी का जो पेपर है वो 40 मार्क्स का है। अभी मैं आपके सामने लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर प्रेजेंट करूंगा एक बार, ये दिखाने के लिए कि क्वेश्चन पेपर किस तरह का आ रहा है और किस तरह का पेपर इंस्टीट्यूट आपसे पूछ रहा है, और आपको किस तरह से अपना पेपर करना है। ये भी मैं आपको सब सिखाऊंगा आज ही, दिखाऊंगा आज, ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी हो। 40 मार्क्स का पेपर है जिसमें से 12 नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन है, और बाकी 28 नंबर का जो पेपर है वो आपका रहेगा सब्जेक्टिव। ठीक है जी, 28 नंबर का पेपर रहेगा सब्जेक्टिव। अब जो ये 12 नंबर हैं ये तो आपके समझ लो फ्री के हैं, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के हैं। ये जो 12 मार्क्स आपके दिख रहे हैं आपके सामने, ये मैं बोलूंगा ये आपके एक तरह से फ्री नहीं है, मतलब मेहनत लगेगी बट फ्री के मार्क्स है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया
तो ये 12 नंबर तो आपके 100% पक्के हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितने भी स्टूडेंट ने लास्ट अटेम्प्ट का पेपर दिया था और उनका मैंने एमसीक्यू का पूछा कि एमसीक्यू आपका कैसा गया, तो उन्होंने बोला कि सर एमसीक्यू तो हमारे 12 में से 12 हैं। तो इतना कॉन्फिडेंट था स्टूडेंट को क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर थे, तो एमसीक्यू करना बड़ा आसान है। अब बात करते हैं जी, ये जो आपके 28 नंबर हैं, 28 नंबर में अगर मैं बात करूं, बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलते हैं सर जो ये टेक्स्ट का पेपर है ना, ये टेक्स्ट का पेपर थ्योरी का पेपर होता है। बहुत सारे स्टूडेंट यही मानते हैं कि थ्योरी का पेपर होता है, ये थ्योरेटिकल पेपर है, ये इसमें बहुत सारी चीजें रट्टाफिकेशन करनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीजें याद करनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीजें रिवाइज रिवाइज तो करनी पड़ती हैं, क्रैम करनी पड़ती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज आप एक बात ध्यान से लिख लो इस पे, इट इज नॉट अ थ्योरेटिकल पेपर, इट इज प्रैक्टिकल पेपर। ये बात आपको महसूस होगी होगी इनकम टैक्स क्लास लेने के बाद विकास सर की, कि ये प्रैक्टिकल पेपर है, थ्योरेटिकल पेपर बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मैं थ्योरेटिकल पेपर उसको बोलता हूं जहां पे आप थ्योरी याद करते हो, रटते हो, और जहां आपको बड़े बड़े आंसर थ्योरेटिकल थ्योरी लिखनी पड़ती है, उसको थ्योरी बोला जाता है। ये बिल्कुल प्योर प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेपर है, क्योंकि प्रैक्टिकल मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि आने वाले आपकी लाइफ में जब आप सीए बन जाएंगे या सीएम में बन जाएंगे या कोई भी आप कोर्स कर रहे हो, तो आने वाली लाइफ में आपको प्रोफेशनली ये प्रैक्टिकली ये सारा काम आपको टैक्स का करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकल पेपर है, थ्योरी का कुछ काम यहाँ पे नहीं है। मैं बात करता हूं इस 28 नंबर की। जो ये 28 नंबर है, इसमें से मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाता हूं। 28 में से सिर्फ 5 नंबर का पेपर ऐसा है जिसके अंदर इंस्टीट्यूट आपसे ये पूछता है, कुछ ना कुछ थ्योरी का क्वेश्चन पूछता है कि भाई बताओ जीएसटी कैंसिल के क्या प्रोसेस है, या मान लो आपका जीएसटी प्रैक्टिशनर क्या होता है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, या कोई थ्योरी का क्वेश्चन पूछा जाता है सिर्फ 5 नंबर का। इसके अलावा पूरे क्वेश्चन पेपर में कहीं भी थ्योरी का क्वेश्चन नहीं आता। अब बात सोच रहे हो कोई 5 नंबर के लिए क्या हमें कुछ रट्टाफिकेशन करना है? 5 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि जो स्टूडेंट ने अटेम्प्ट करा है वो भी आपके माइंड से, अगर आपने पढ़ा हुआ है उसको आप वैसे ही बना के लिख दोगे तो आपको 5 में से 4 नंबर तो आराम से मिल जाएंगे। तो हम 1 या 2 नंबर के लिए, सिर्फ 1 या 2 नंबर के लिए कोई चीज को रटे या क्रैम करे, ये तो कोई समझदारी नहीं है। हमारे माइंड में 8 पेपर का बोझ है, 8 पेपर हमें पढ़ने हैं, तो 8 पेपर के जो हमारा माइंड है, छोटा सा माइंड है, इसमें मैपिंग होती है। तो थ्योरी को याद करके आप अपनी मैपिंग, मतलब बाकी पेपरों का स्पेस खत्म कर रहे हो। हमारी जो रैम है वो छोटी सी है, उसके अंदर थ्योरी याद करके बाकी पेपरों का नुकसान हो रहा है, तो वही हम नहीं चाहेंगे। तो कभी भी आपको कोई भी चीज हमारी क्लास में रटनी नहीं है। देखो, रटना और रिवीजन दोनों अलग चीजें हैं। रटना मतलब होता है कि बस चीजें को याद करना, लर्न करना। आपको रिवीजन बार बार करना है, बट कोई चीज को रटना बिल्कुल भी नहीं है। ये आपको बात एहसास होगी जब हमारी 5वीं 6ठी क्लास होगी ना, तब आपको ये बात एहसास होगी कि सर हाँ, आप सही कह रहे हो, जीएसटी में कुछ रटने की जरूरत नहीं है। अभी नहीं रियलाइज होगी आपको, हमारी छठी क्लास में आपको ये रियलाइज होगा। आप मुझे खुद बोलोगे कमेंट करके, सर हाँ आप सही कह रहे थे, आज हमें फील हो रहा है कि यहाँ कुछ रटने वाला कुछ भी नहीं है। तो 28 के 28 नंबर। अब जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है, मेरे हिसाब से 28 में से उसके, मेरे हिसाब से जो मैं कहता हूं, अगर कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट है उसके 28 में से 26 नंबर लाना बड़ा आसान है। एक स्टूडेंट था जिसने मेरे को अलाउ किया, उसकी मार्कशीट में उसकी मैं आपको आंसर बुक दिखाता हूँ, अभी आंसर शीट। उसने थोड़ी सी गलती करी थी, अदरवाइज उसके 26 नंबर आराम से आते। तो 26 ये और 12 ये, मुझे लगता है कि 35 से 38 नंबर आराम से आप जीएसटी में ला सकते हो, अगर आपने ध्यान से क्लास अटेंड करी है और क्लास में जो मैंने चीज कराई है उसको ध्यान से रिवाइज करा है, बस दैट्स इट। मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ तो आपको थोड़ा सा बिलीव होगा। क्वेश्चन पेपर से आपको पता लगेगा। क्वेश्चन पेपर मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर जो है जुलाई 21 का है, ठीक है जी। 70 मार्क्स का पेपर है, ये सिर्फ सब्जेक्टिव वाला पेपर है, इसमें एमसीक्यू का क्वेश्चन पेपर नहीं है। मैं आपको सीधा डायरेक्टली पार्ट बी पे ले चलता हूँ।
जो मेरे मतलब का है जीएसटी। इनकम टैक्स की बात मैं नहीं करूंगा, सिर्फ जीएसटी पे ले आता हूं मैं आपको। ये हमारा जीएसटी वाला पार्ट है, ये हमारा जीएसटी का पार्ट है। मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, बर्ड आई व्यू दे रहा हूँ। अभी मैं आपको कुछ भी नहीं कराने वाला आज, मैं आपको समझा रहा हूँ कि जीएसटी का पेपर कैसे आता है। तो पहला जो क्वेश्चन है ये 8 नंबर का है। ये आप देखेंगे पहला क्वेश्चन 8 नंबर का है, ये प्योर प्रैक्टिकल है। इसके अंदर आपको ये कुछ टेबल दी हुई हैं, ठीक है जी। फिर आपको और कुछ डेटा दिया हुआ है, और आपको वो कह रहा है जी ये ओपनिंग बैलेंस है, ये वो है। और फिर वो आपसे एक रिक्वायरमेंट मांग रहा है, वो आपसे कह रहा है कि आप जीएसटी पेबल निकाल के दिखाओ। ये 8 नंबर का पेपर है। स्टेप मार्किंग होती है इसमें, स्टेप मार्किंग करना भी सिखाऊंगा आपको मैं। स्टेप मार्किंग कैसे होती है ये भी सिखाऊंगा, पेपर क्वेश्चन कैसे करते हैं ये भी सिखाऊंगा, सब सिखाऊंगा मैं आपको धीरे धीरे। तो पहला क्वेश्चन हो गया प्रैक्टिकल। दूसरा क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन भी देखेंगे, बिल्कुल 6 नंबर का पेपर है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। ये भी पूरा का पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, और इसमें भी आपसे प्रैक्टिकल बात पूछी है, ठीक है। वर्किंग नोट के नंबर कैसे मिलते हैं, कैसे कटते हैं, आधा नंबर कैसे लिया जाता है, ये सारी बातें मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है जी। तो ये हो गया आपकी बात, पहला क्वेश्चन प्रैक्टिकल, दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिकल। ये आ गया जी तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है बी पार्ट, 4 नंबर का है। एक्सप्लेन कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई इफ ट्रेडर लॉन्च अ पैकेज ऑफ दिस, इशू इनवॉइस दिस। आपको लगेगा कि सर ये जो क्वेश्चन है ना ये थ्योरेटिकल है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको लग रहा है देखने में, बट जब आप इसको लिखने बैठोगे ना तो ये एक बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि कंपोजिट सप्लाई क्या होती है, मिक्स सप्लाई क्या होती है। लॉ की लैंग्वेज आपको याद नहीं करनी बिल्कुल भी, मुझे नहीं पता, आप इनकम टैक्स में भी नहीं करनी होती और जीएसटी में भी नहीं करनी। लॉ की लैंग्वेज याद करने की कोई जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, अपनी कहानी बना के अपनी लैंग्वेज में लिख के आओगे, पूरे नंबर आपको मिलेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा अभी कैसे पूरे नंबर मिले हैं। तो ये भी आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल नहीं है। आप पढ़ोगे तो ये केस स्टडी है, बेसिकली दिस इज केस स्टडी, और केस स्टडी हमेशा प्रैक्टिकल होती है। एक आपको क्वेश्चन छोड़ने का ऑप्शन मिलेगा, एक क्वेश्चन आप, मतलब आपको जो क्वेश्चन है उसमें से एक क्वेश्चन का चॉइस मिलेगी, वो आप छोड़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 देखोगे आप, पूरा का पूरा 5 नंबर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, रिवर्स चार्ज पे क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन जो कहोगे आप, ये भी पूरा प्रैक्टिकल केस स्टडी क्वेश्चन है, केस स्टडी पे बेस है 5 नंबर का क्वेश्चन। तो अभी तक आप देख रहे हो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिकल है। देखो जी, अब आ गए हम नीचे वाले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है, ये पहले उन्होंने केस दिया, और केस बनाने के बाद उन्होंने इसका क्या पूछा है, केस स्टडी पूछी है। तो इसको भी मैं प्रैक्टिकली बोलूंगा, थ्योरेटिकल नहीं है ये। पहले कुछ डेटा दिया, उससे फिर कुछ आपने केस स्टडी बना के दी। फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखोगे आप, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। एक्सप्लेन हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश फाइनल रिटर्न, हु इज रिक्वायर्ड टू रिटर्न। अब आप बोलोगे सर ये थ्योरी है, थ्योरी नहीं है, ये लिखना है आपको कौन कौन किस किस को फाइनल रिटर्न भरनी है। तो ये भी एक तरह से, मेरे हिसाब से ये भी एक तरह से प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसमें कोई लॉ की लैंग्वेज नहीं लिखनी, को किस किस को फाइनल रिटर्न भरनी है, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद आ गया जी बी पार्ट पे। बी पार्ट पे ये सारा केस स्टडी बेस, पूरा का पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, और लास्ट में लिखा है और। तो ये तो हम करेंगे ही नहीं, जब हमें और लिखा है तो हम करेंगे नहीं इस क्वेश्चन को, क्योंकि थ्योरी तो हमें वैसे ही पसंद नहीं है। हु कैन बी रजिस्टर्ड अंडर एज गुड्स एंड सर्विस प्रैक्टिशनर। अगर आपके पास टाइम कम होगा तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, टाइम होगा अच्छा सा तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना। तो नेट शेल में अगर मैं देखूं तो एक सिर्फ 5 नंबर का क्वेश्चन ये है जो थ्योरेटिकल लग रहा है। इसमें से भी अगर मैं बोलूं इसकी वेटेज 2 नंबर की होगी थ्योरी वाली, बाकी कॉन्सेप्चुअल है। तो 2-3 नंबर के लिए हम कोई चीज रटाफिकेशन रटाफिकेशन करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। अगर इस क्वेश्चन को भी आप स्किप करना चाहते हो, इस क्वेश्चन को भी आप स्किप कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूं क्या लिखा हुआ है, देखो इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा हुआ है। वापस आते हैं इंस्ट्रक्शन में। इंस्ट्रक्शन में लिखा होगा कि पार्ट 2 में से पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, बाकी आप कोई भी 2 क्वेश्चन कर सकते हो, 4 से 2 के बीच में कोई भी 2 क्वेश्चन कर सकते हो। तो मैं तो कह रहा हूँ ये क्वेश्चन भी करने की जरूरत नहीं है आपको। थ्योरी क्वेश्चन है जो थ्योरी क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, और इसमें से आपको एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है।
तो आपको सिर्फ एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो सारे के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। ऑल प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, थ्योरी आपको याद नहीं करनी। अब मैं आपको दिखाता हूं मैं आंसर शीट। ये मेरे एक स्टूडेंट की, काफी अच्छा स्टूडेंट था, नाम तो मैं नहीं बता सकता, उसकी आंसर शीट है। ये जो आंसर शीट है ये हमारा एक बहुत अच्छा स्टूडेंट है। हालांकि उसने कुछ छोटी मोटी गलतियां कर दी हैं, सिली मिस्टेक कर दी है, उसकी वजह से उसके 28 में से 22 नंबर आए हैं। तो उसके 6 नंबर कट गए हैं, 6 मार्क्स उसके कटे हैं। और एमसीक्यू में, जो एमसीक्यू थे उसके अंदर उसके 12 में से 10 नंबर आए थे, वहां भी 2 नंबर उसके कट गए थे। टोटल इस स्टूडेंट ने गेन किए थे, टोटल इसके आए थे 32 मार्क्स। जबकि इसने कुछ गलती कर दी थी, कुछ छोटी मोटी गलती कर दी थी। हालांकि ये स्टूडेंट बहुत अच्छा स्टूडेंट था, बहुत ही ब्रिलियंट ब्रिलियंट स्टूडेंट था, बहुत अच्छे डाउट पूछता था ये क्लास में। बट इसने छोटी सी गलती कर दी थी जो हमें नहीं करनी, मैं बताऊंगा आपको। तो इसके देखा जाए तो 32 नंबर हैं, 40 में से 32 नंबर हैं, जो कि बहुत अच्छा स्कोर है, कोई बुरा स्कोर नहीं है। अगर ये छोटी मोटी गलती नहीं करता तो इसके मेरे ख्याल से 38 नंबर आने चाहिए थे। बहुत अच्छा पेपर किया है इसने। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका पेपर, मैं आपको पेपर दिखाता हूँ इसका। लेट मी शो यू इसकी आंसर शीट। एक मिनट। ये इसकी आंसर शीट है दोस्तों। तो इसने प्रॉपर तरीके से, आप देखोगे, मैं आपको कुछ चीज दिखाना चाह रहा हूँ कि आज की डेट में लोग सोचते हैं कि हमारे को रेक्टिफिकेशन करना है। सिंपल इसने लिखा कंप्यूटेशन ऑफ आईटीसी, सिंपल इसने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करा, ठीक है जी। साथ में इसने वर्किंग नोट बनाए, ये इसके वर्किंग नोट है। हैंड राइटिंग इसकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, हैंड राइटिंग तो मेरी भी अच्छी नहीं है। थोड़े टाइम बाद आपको पता लग जाएगा मेरी हैंड राइटिंग बहुत ही अच्छी नहीं, विकास सर की हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, मेरी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है। हैंड राइटिंग के कोई नंबर नहीं कटते हैं, कोई नंबर आपके हैंड राइटिंग के नहीं कटते हैं, ठीक है जी। फिर इसने क्या गलती करी थी, छोटी मोटी गलती जो इसने करी, इसने बड़ी लंबी लंबी थ्योरी लिखी, ठीक है। थ्योरी जो लिखी इसने, वहाँ थोड़ा टाइम वेस्ट हुआ इसका। टाइम वेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी आपको। बाकी जो क्वेश्चन करे इसने बहुत परफेक्टली करे इसने, कोई गलती नहीं करी। बस छोटी छोटे मोटे जो इसके मार्क्स कटे हैं, वो मैं आपको जब चैप्टर कराऊंगा तब बताऊंगा कि वो कहाँ पे मार्क्स कटे हैं इसके। जब चैप्टर में आएंगे तब बताऊंगा मैं आपको, अभी बताने का फायदा नहीं है। तो थ्योरी का इसने देखो तो इसने रेलेवेंट प्रोविजन लिखा है, इट इज नॉट थ्योरी, इसने रेलेवेंट प्रोविजन लिखा। थ्योरी इसने कहीं भी ज्यादा यूज नहीं करी। ये भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस तरह से ये पूरा का पूरा जो, मतलब मेरा पर्पस आपको दिखाने का ये आज पहली क्लास में ये था कि लोगों को, ये जो मैं आपको इतनी देर से बातें कर रहा हूँ आपके सामने, उसका पर्पस सिर्फ एक ही है कि ये टेक्स्ट का पेपर प्रैक्टिकल है, बस इसीलिए मैंने आपको इतना बड़ा ज्ञान दिया है आज। ये टेक्स्ट का पेपर थ्योरेटिकल नहीं है, इट इज प्रैक्टिकल पेपर, प्रैक्टिकली इसको आपको करना है। चलो जी, एक बात तो ये हो गई जी, 12 नंबर ये हो गए, 28 नंबर ये हो गए। हमारे को दोनों पे मेहनत करनी है। मेहनत कैसे करनी है इसको हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। कुछ बातें मैं आपसे और कर लेता हूं। मैं जो ये कोर्स करवा रहा हूं ये एप्लीकेबल रहेगा फॉर May 22 एंड फॉर November 22 एग्जाम के लिए। जो स्टूडेंट मे वाले हैं वो भी ये वीडियो देख पाएंगे, और जो स्टूडेंट नवंबर वाले हैं वो भी ये वीडियो देख पाएंगे, वो भी ये वीडियो देख सकते हैं। पहली बात तो ये हो गई। अब May 22 एग्जाम के लिए जो हमारे को पढ़ना है, वो हमारे को, जो हमारा ओरिजिनल लॉ है, जो हमारा आज तक का लॉ है, ओरिजिनल लॉ प्लस अमेंडमेंट, अमेंडमेंट अप टू 31/10/2021 तक की अमेंडमेंट हमें कवर करनी है। जो भी चेंज आए हैं 31/10/2021 तक, वो हमें सारे पढ़ने हैं। यही रीजन है कि ये जीएसटी क्लासेस हमने अब शुरू करी हैं। हालांकि इनकम टैक्स क्लासेस भी हम बाद में शुरू करते हैं, बट इनकम टैक्स में ऐसे कोई चेंजेस नहीं आते। बट जीएसटी में तो
सुबह उठता हूँ तो कुछ चेंजेस नज़र आता है मेरे को कि हाँ, आज कुछ नया चेंज आया है। तो हर एक दिन में कुछ नया-नया चेंज आ रहा होता है, इसलिए हम कोई रिस्क नहीं ले सकते कि हम 31 तारीख से पहले कोर्स शुरू कर दें और बाद में पता लगे जी इसमें मेजर अमेंडमेंट आ गई है लॉ में। तो 31 तक हमने वेट किया कि 31 तक सारे चेंजेस इस जीएसटी में आ गए, वो सारे हम इनकॉर्पोरेट कर सकें। तो मैं अभी इस पे वर्किंग कर रहा हूँ अमेंडमेंट पे। बहुत सारे सर्कुलर, बहुत सारे अमेंडमेंट 31 तारीख तक आ चुके हैं और जो इंस्टीट्यूट ने अपना स्टडी मटेरियल रिलीज करा है, उसमें जो स्टडी मैट दिया उन्होंने 31 अप्रैल तक की अमेंडमेंट कवर करी है, 31 तक की अमेंडमेंट कवर नहीं करी। तो इंस्टीट्यूट के मटेरियल को रेफर अभी मत करना, इंस्टीट्यूट के मटेरियल में अभी अमेंडमेंट डालना बाकी है। तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे आपको, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको बुक आज ही दे दूं, तो उसमें कुछ सर्कुलर या कुछ नोटिफिकेशन नहीं डाल पाऊंगा क्योंकि बहुत लेंदी सर्कुलर्स हैं। उनको पढ़ के, स्टडी करके, उनको छोटा करक्स बना के तभी मैं बुक में डालता हूँ। तो मुझे आपको बुक के लिए आपको 30 नवंबर तक का वेट करना पड़ेगा दोस्तों। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ मैं, क्योंकि 30 नवंबर तक मुझे कम से कम 10-15 दिन चाहिए भी, और आपके इस सारी अमेंडमेंट को कवर करने के लिए मुझे भी टाइम चाहिए होगा, क्योंकि मैं बिना एनालाइज करे कोई भी अमेंडमेंट नहीं डाल सकता। मैं प्रॉपर अमेंडमेंट एनालाइज करूंगा, फिर मैं आपकी बुक में डालूंगा। बुक प्रिंट होने जाएगी, उसको भी 5 दिन चाहिए होंगे। तो 30/11 तक मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको बुक प्रिंट करके आपको कोरियर लगवा दूं। इससे पहले आप मुझे बिल्कुल भी प्लीज मत बोलना, क्योंकि बोलोगे तो उसमें आपका लॉस है, कोई चीज छूट जाएगी। मैं नहीं चाहता कोई चीज छूट जाए, इसलिए 31/10 तक की सारी अमेंडमेंट कवर करने के लिए मुझे 10-15 दिन अभी और चाहिए होंगे। बात कर लेते हैं नवंबर 22 वाले एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए। उनका जो कोर्स है, उनकी जो अमेंडमेंट है, वो रहेगी 30/4/2021, सॉरी 2022। 30/4/2022 तक की सारी अमेंडमेंट कवर मैं कराऊंगा। जो क्लास अभी हम रिकॉर्ड कर देंगे, जो हम लाइव सेशन देख रहे हैं, उसके बाद जो जो क्लासेस होंगी, उसको मैं अलग से एक 2 या 3 क्लासेस अलग से प्रोवाइड करूंगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। मयूर का जो क्वेश्चन आया है, मैं इसको रिप्लाई कर रहा हूँ। तो इसका 2-3 क्लासेस में अलग से हम यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। जो नवंबर 22 स्टूडेंट्स के लिए मैं अलग से 2-3 क्लासेस लूंगा इस कोर्स के खत्म होने के बाद। तो 30/4/22 के बाद जब भी मैं 1 मिनट क्लास लूंगा, हम आपको यूट्यूब के अंदर या यूट्यूब पे आपको मैसेज के द्वारा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो आप वो क्लासेस लेने के बाद इस नवंबर 22 की तैयारी पूरी कर पाएंगे, तो कोई इशू नहीं है। हमारी बुक की एक खास बात क्या है, जो मैंने बड़ा अच्छा काम किया है आपकी आपके लिए, बड़ा एक अच्छा काम किया है मैंने, कि जो मैंने चैप्टर बनाया, जैसे मान लो चैप्टर 1 बनाया मैंने या चैप्टर 2 बनाया, मान लो चैप्टर 2 है सप्लाई चैप्टर। मैंने क्या करा, मैंने इस चैप्टर का ओरिजिनल सेक्शन यहां लिख दिए लाइन से। जो ओरिजिनल सेक्शन है सारे स्टार्टिंग में दे दिए मैंने। जो इस चैप्टर में अमेंडमेंट आई है, ओरिजिनल सेक्शन के बाद जो अमेंडमेंट आई है, उसको मैंने डेट वाइज, सीरियल नंबर वाइज, जैसे मान लो अमेंडमेंट नंबर 1, ठीक है जी, सेक्शन में किस सेक्शन में आई है, उस सेक्शन का नंबर और क्या उसकी डिटेल है, वो डिटेल, और कौन सी डेट को वो इशू हुई है, उस डेट को भी मैंने यहाँ पे मेंशन करा है। इससे आपको क्या फायदा होगा दोस्तों, इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये जो डेट है ये बड़े इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये सारी की सारी डेट 31/10/2021 तक सारी की सारी डेट कवर होंगी, सारी की सारी अमेंडमेंट कवर होंगी इस वाले क्लास के अंदर। तो जब मैं आगे वाले स्टूडेंट नवंबर 22 वाले बच्चों को जब मैं कोई नोट्स प्रोवाइड करूंगा, तो मैं यहाँ पे जो अमेंडमेंट आएंगी 31/10/2021 से 30/4/2022 के बीच में, इस बीच में जो चेंजेस आएंगे लॉ में, क्योंकि लॉ ऐसी चीज है, लॉ में चेंज आना स्वाभाविक है। लॉ में चेंज आना
एक नेचुरल है कि लॉ में चेंज आना जरूरी है। तो मैं यहाँ पे सीरियल नंबर वाइज, सेक्शन वाइज, डेट वाइज मैं अपने नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा इस चैप्टर के, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि ये मैंने पहले पढ़ा था, ये मैंने पहले पढ़ा था, ठीक है जी, और ये मुझे अब नया पढ़ना है फॉर, ये मैंने पढ़ा था मई 22 के लिए, और ये मुझे फ्रेश पढ़ना है नवंबर 22 के लिए। तो सेक्शन वाइज, चैप्टर वाइज मैंने आपको ये क्लैरिटी दी है, डेट वाइज मैंने आपको ये अमेंडमेंट दी है। मैं आपको दिखाऊंगा, बड़ा प्रेजेंटेबल वे में मैंने अपने नोट्स को बनाया है। इंस्टीट्यूट का अगर मैं कंपेयर करूं, आईसीआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आईसीआई ने टोटल अप्रोक्सीमेटली 1000 पेजेस में जीएसटी का सिलेबस कवर किया है। 1000 पेजेस, 1000 पेजेस में कवर किया है। अमेंडमेंट अलग से है, अमेंडमेंट अलग से करता है इंस्टीट्यूट, अपडेट देता है, वो अलग है। मैंने जो बुक निकाली है, जो हमारी बुक है जीएसटी की, उसको मैंने समराइज किया है 350 पेजेस में। अब आप सोचोगे कि सर आपने कुछ ना कुछ कंटेंट कम किया होगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसको थोड़ा सा समराइज किया है, लॉ को थोड़ा समराइज किया है, क्योंकि आपको कुछ भी रटाफिकेशन तो लगाना नहीं है। और मैंने रिपीटेशन को डिलीट करा है। इंस्टीट्यूट ने रिपीटेशन बहुत दी हुई है, मैंने रिपीटेशन को डिलीट कर दिया, और मैंने लॉ को समराइज कर दिया, और लॉ को मैंने सिंपल कर दिया। कोई चीज इंस्टीट्यूट ने समझाई है 2-3 पैराग्राफ में, मैंने उसको 2 लाइन में समझा दी है। कोई चीज इंस्टीट्यूट ने समझाई है 5 पेजेस में, मैंने उसको 1 पेज में समझा दी है। क्योंकि आपको कभी भी आपने देखा अभी कि हमारे को 5 नंबर का पेपर ही ऐसा है जहां पे कुछ लिखना ज्यादा पड़ रहा है, अदरवाइज हमें लिखना कुछ नहीं पड़ रहा। तो हम इतने लंबे लंबे पैराग्राफ याद तो करने वाले नहीं, ना हमारे दिमाग में इतना स्पेस है कि हम याद कर पाए। तो मैंने समराइज फॉर्म में लॉग दिया है, कोई चीज मिस नहीं हुई है, कोई एग्जाम्पल मिस नहीं हुआ, कोई नोटिफिकेशन मिस नहीं हुई, कोई प्रोविजन मिस नहीं हुआ, बस उसको थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में प्रेजेंट करा है। दिखाता हूं मैं आपको एक बार, मैं आपको एक झलकी दिखाता हूं अपने चैप्टर की। जो चैप्टर मैंने बनाया है दोस्तों, इस तरह से बनाया चैप्टर मैंने। पहले हो गया आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर जो मेरा ओवरव्यू है, ये मैंने ओवरव्यू दिया आपको, जो मेरे रेलेवेंट सेक्शन है वो दिए मैंने आपको। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसको प्रेजेंट किया है। प्रेजेंट इस तरह से किया है ताकि आपको रिवाइज करने में दिक्कत ना आए, और टू द पॉइंट जो आपको एग्जाम में लिखना है उसी को मैंने टेबल फॉर्म में किया है। तो दोस्तों ये मेरा इस तरह से कॉन्सेप्ट है पेजेस का। इंस्टीट्यूट का बिल्कुल भी आपको कोई चीज रटिफिकेशन, कोई भी चीज आपको रटिफिकेशन नहीं लगानी है, क्योंकि रटिफिकेशन लगाने का कोई भी फायदा आपको नहीं है। अब दोस्तों मैं कुछ बातें कर लेता हूं आपसे आज के टॉपिक की, क्योंकि अभी हमने 30-40 मिनट लगा दिए हैं इस बात को समझने में कि हमारा सिलेबस क्या है, हमें पढ़ना कैसे है। अब हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है टैक्स। टैक्स में हमारा टॉपिक है जीएसटी। जीएसटी क्या है? जीएसटी इज अ टैक्स। इतनी बात खत्म नहीं होती है। जीएसटी इज अ टैक्स लॉ। जीएसटी इज अ टैक्स लॉ। अभी तक जब से हम पैदा हुए हैं हमारे जिंदगी में लॉ बहुत बार यूज होता है। लॉ की जरूरत हमें बार बार पड़ती रहती है। 11th क्लास, 12th क्लास में हमने बिजनेस स्टडी पढ़ी, उसको बिजनेस लॉ भी बोलते हैं। फाउंडेशन में पेपर दिया हमने, वहां पे हमने पढ़ा बिजनेस लॉ। फिर हम आए अब इंटर पे, वहां पे कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज है। फिर उसके बाद डायरेक्ट टैक्स लॉ, इनडायरेक्ट टैक्स लॉ, ये लॉ है। उसके बाद आप जाएंगे फाइनल ईयर में, तो वहां पे इंटरनेशनल टैक्सेशन इकोनॉमिक्स लॉ। तो आपके जीवन में सीए करिकुलम में, पूरे करिकुलम में आप 20 पेपर देते हो, अगर 20 पेपर में से 7 ऐसे पेपर हैं, 7 ऐसे पेपर हैं जो लॉ के पेपर है।
बेसिकली कहीं ना कहीं लॉ आपको पढ़ना पड़ता है। आपके सीए के लाइफ में, आप सीएम में या सीएस कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ में मोटा मोटा अगर मैं बताऊं 35% पेपर, 35% सिलेबस, जो आपका पूरा सीए की जर्नी है, 35% पेपर आपका कहीं ना कहीं लॉ से रिलेटेड होता है। आपको लॉ पढ़ना पड़ता है। लॉ हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको लॉ समझ नहीं आएगा, लॉ की क्लैरिटी नहीं होगी, आप आगे प्रैक्टिस नहीं कर सकते। चाहे आप सीए की प्रैक्टिस करो, चाहे आप एडवोकेट की प्रैक्टिस करो, चाहे आप सीएस करो, चाहे आप सीएमए करो, लॉ समझना आपको बहुत जरूरी है। अब ये लॉ की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? थोड़ा सा मेरी हैंड राइटिंग मैंने बताया बहुत बेकार है, और हैंड राइटिंग के मार्क्स नहीं कटते, मैं आपको बार बार बोलता रहूंगा ये बात, बट आपको प्रेजेंटेशन और आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे ध्यान करना है। लॉ की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? लॉ की जरूरत हमें पड़ती है दो कारणों से। पहला है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के लिए हमें लॉ की जरूरत पड़ती है, या रेगुलेशन के लिए हमें लॉ की जरूरत पड़ती है। और दूसरा है वर्ड राइट्स, टू प्रोटेक्ट आवर राइट्स। राइट्स के लिए लॉ की जरूरत पड़ती है। अगर लॉ ना हो तो कोई बंदा भी रेड लाइट को, मतलब रेड लाइट का पालन ना करे। अगर लॉ ना हो तो कोई कानून का पालन ना करे। अगर लॉ ना हो तो कोई बंदा मास्क ना लगाए। तो रेगुलेट करने के लिए, डिसिप्लिन के लिए हमें लॉ की जरूरत पड़ती है। दूसरा वर्ड है राइट्स। हमारे जो अधिकार हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें लॉ की जरूरत पड़ती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अभी जीएसटी नया नया आया शुरू में 2017 में, तो 2018 में मेरा एक फ्रेंड है, उसका मुझे एक फोन आया कि राहुल, हमारे यहाँ पे 12 से 13 जीएसटी ऑफिसर हमारे फैक्ट्री में आ गए हैं। और वो बंदा उस कंपनी का फाइनेंस मैनेजर था। उसने मुझे फोन किया, ये जो जीएसटी ऑफिसर है ना, ये हमारे से रिकॉर्ड्स मांग रहे हैं कि अपने रिकॉर्ड्स दिखाओ सारे। और ऑन द स्पॉट ही आए हैं बिल्कुल। तो रिकॉर्ड मांग रहे हैं, राहुल हम क्या करें, हमारे पास रिकॉर्ड मेंटेन नहीं है। रिकॉर्ड मेंटेन क्यों नहीं है? मैंने कहा, कह रहे रिकॉर्ड मेंटेन तो है, बट रिकॉर्ड ना टैली में मेंटेन है। टैली एक सॉफ्टवेयर होता है, उसमें मेंटेन है। तो मैंने कहा दिखा दो टैली में क्या दिक्कत है। कह रहे नहीं, वो कह रहे हैं रजिस्टर लगा दिखाओ हमें, हमें ना रजिस्टर दिखाओ, सेल रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, इनपुट इनपुट रजिस्टर, फिक्सड रजिस्टर, ये दिखाओ हमें रजिस्टर। तो मैंने कहा भाई रजिस्टर की तो ऐसे कोई रिक्वायरमेंट लॉ में नहीं है, मतलब ऐसे मैनुअल तो रिक्वायरमेंट नहीं है लॉ में। तो कह रहे कहाँ लिखी है बात? मैंने इसको सेक्शन रेफर किया। मैंने कहा इस सेक्शन पढ़ो, सेक्शन 35 पढ़ो। सेक्शन 35 में ये लिखा हुआ है कि रजिस्टर्ड पर्सन जो है जीएसटी में, उसको रिकॉर्ड रखने हैं एज द मैनर प्रिस्क्राइब। और मैनर प्रिस्क्राइब ये किया हुआ है कि आप उसको मैनुअली रखो या उसको आप इलेक्ट्रॉनिकली रखो, कोई इशू नहीं है। मैंने कहा आप इसको टैली का डेटा दे दो, ये हो गया आपका रिकॉर्ड। तो कह रहे वो मान नहीं रहा वो ऑफिसर, और मेरा जो बॉस है ना, वो ही कह रहा है कि 10 लाख रुपए का ऑफर दे दो इसको। क्योंकि बॉस का ना हालत खराब हो गई 14 बंदों को देख के। वो कह रहे हैं जी इस चक्कर में ना कुछ और ना पकड़ा जाए मेरा, तो 10 लाख का ऑफर दे दो इसको। हालांकि ये बात मुझे क्लास में बोलनी नहीं चाहिए, बट आपको मैं प्रैक्टिकल ज्ञान दे रहा हूँ, तो मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। तो उसने बोला कि यार 10 लाख रुपए का ऑफर देने के लिए बोल दिया, मैं क्या करूं? मैंने कहा आप इसको इसको कुछ नहीं देना, ऑफिसर को कुछ नहीं देना, आपको एक चवन्नी भी नहीं देनी। आप इसको बोलो जो करना है कर ले, कोई बात नहीं। मेरे पास जो रिकॉर्ड है वो टैली में मेंटेन है। मैं आपको टैली के रजिस्टर निकाल निकाल के दे सकता हूँ। मैं आपको कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट नहीं देने वाला नहीं हूँ, सेक्शन 25-35 के हिसाब से। उन्होंने नोटिस थमा दिया। नोटिस थमाने के बाद वो चले गए। केस गया आगे, केस डिपार्टमेंट में उन्होंने लड़ा, और लड़ने के बाद वो फाइनली केस जीत गए। और उन्होंने बोला जी हमारे जो रिकॉर्ड है ना, वो मैनुअली नहीं है, हमारे रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखे हुए हैं। तो ये थोड़ा सा क्या था, लॉ का ज्ञान होने की वजह से, वो लॉ का ज्ञान होने की वजह से उनके कुछ पैसे बच गए, उनके पैसे सेव हो गए। अदरवाइज वो 5-10 लाख रुपए उस टाइम पे दे देते और उनका नुकसान हो जाता। तो छोटी सी बात है, जब तक आपको लॉ की नॉलेज नहीं होगी, आप आगे जाके सीए प्रोफेशन, सीए बन जाएंगे, तो आपको जब तक लॉ की जानकारी नहीं होगी, अपने क्लाइंट का जब पैसा सेव नहीं करोगे, क्लाइंट आपको सैलरी भी फ्री में नहीं देगा।
एक तो बात ये हो गई। मैं आपको एग्जांपल एक और देता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, वो लॉ सेकंड ईयर में था मेरे साथ ही। मैंने जैसे कहा आपको, मैंने लॉ की हुई है, तो लॉ के सेकंड ईयर में था। वो गुड़गांव से आ रहा था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। तो गुड़गांव से आ रहा था, तो उसने एक बियर पी हुई थी। एक बियर पी हुई थी, कोई दिक्कत नहीं है। तो बियर पी के वो आ रहा था, उसके मुंह से स्मेल भी आ रही थी, तो उसको एक ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोक लिया और उसको बोला, भाई ये मशीन लगा अपने मुंह पे। और जैसी मशीन लगाई, वो मशीन टू 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 करने लग गई, आवाज करने लग गई कि भाई इसने शराब पी रखी है, और ड्रिंक एंड ड्राइव का केस बना दिया उसने। ड्राइव एंड ड्रिंक का केस बना दिया और उसको कहा कि तेरा चालान कटेगा। अब वो बंदा लॉ का स्टूडेंट था। उसने बोला कि भाई साहब, आपकी जो मशीन है ना, ये गलत है। मेरे हिसाब से वो लॉ लॉ का जानकार तो था ही, साथ में अल्कोहल का भी जानकार था। उसने बोला ये आपकी मशीन गलत है, मैंने एक बियर लगा रखी है, और एक बियर में अल्कोहल का लेवल होता है 8%। अल्कोहल होती है 8%। एज पर मोटर व्हीकल एक्ट, एज पर मोटर व्हीकल एक्ट, हमारी बॉडी में 30 mg शराब अगर हो, 10 ml ब्लड में अगर 30 mg शराब हो, तो वो लिमिट में आती है। मतलब इतनी ड्रिंक पी के आप गाड़ी चला सकते हो। अब ये मत बोलना विकास सर बैठे हुए हैं कि आप सर आज हमें शराब का ज्ञान दे रहे हो। अभी तो मैं आपको जीएसटी में बहुत सारा ज्ञान दूंगा जो शराब से, अल्कोहल से रिलेटेड है, धीरे धीरे दूंगा। तो इंडिया में 30 mg अल्कोहल आपके 100 ml ब्लड में इतनी है तो अलाउड है। ये बात है इंडिया की। अगर बात करूं मैं यूएस की और यूके की, यूएस और यूके में ये 80 mg है। मतलब 80 mg अल्कोहल अगर आपकी ब्लड में है, कितने ब्लड में, 100 ml ब्लड में, तो इतना लेवल आपको, इतने लेवल पे ड्रिंक करके आप ड्राइव कर सकते हो। तो अंदाजा लगा सकते हो कि यूके में लोग कितना शराब पीते होंगे और दिल्ली, इंडिया में कितना शराब पीते होंगे। तो कहने का मतलब यह है कि 8% जो बियर, एक बियर में जो शराब होती है 8%, वो 8% अल्कोहल होती है। इतनी अल्कोहल पीकर आप गाड़ी चला सकते हो। क्रक्स ये है, इतनी इतनी बियर पी के, एक बियर पी के आप गाड़ी चला सकते हो, आपका चालान नहीं कटेगा। तो उसने बोला कि एक काम करते हैं, आप कह रहे हो आपकी मशीन ठीक है, मैं कह रहा हूं मेरी बॉडी ठीक है, आप चलो हॉस्पिटल में, मेरा ब्लड टेस्ट करा लो। मेरे ब्लड टेस्ट में अगर ये अल्कोहल का लेवल आपके ट्रैफिक रूल के हिसाब से कम निकल गया, तो आपकी नौकरी गई, और ये ज्यादा निकल गया तो आप चालान डबल ले लेना मेरे से। इतनी बात ही बोलनी थी बस। पुलिस वाले ने चाबी दी और कह रहे जाओ भैया जाओ, तुम आगे जाओ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ये आपका लॉ है, ये जो लॉ है आपका, ये बहुत काम आने वाली चीज है। अगर मैं आपकी नजरों से देखूं, तो आपके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए बड़ा काम आएगा। जीएसटी लॉ में, जीएसटी लॉ में हमारे पास टोटल 12 चैप्टर है। हमारे सिलेबस में, हमारे सिलेबस में 12 चैप्टर है। अगर बात करूं मैं सीए इंटर की, ये वाली जो वीडियो है, ये जो कोर्स है, ये हम सीए इंटर के लिए भी दे रहे हैं, सीएम में इंटर के लिए भी दे रहे हैं, और सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए भी दे रहे हैं। ठीक है जी। सीए इंटर में 40 मार्क्स, सीएम में इंटर में आई गेस 80 मार्क्स, और सीएस इंटर में, सीएस एग्जीक्यूटिव में 50 मार्क्स का सिलेबस है जीएसटी लॉ का। इसमें जो सिलेबस है वो अगर इतना है, तो इसमें सिलेबस इतना है बस। 2-3 चैप्टर जो है एक्स्ट्रा है, और इसमें चैप्टर, एक चैप्टर, 2 चैप्टर एक्स्ट्रा है। तो अगर किसी ने ये सिलेबस कर लिया, तो ये अपने आप हो जाएगा और ये अपने आप हो जाएगा। बस 2-3 चैप्टर सीएम में इंटर वालों को एक्स्ट्रा करने पड़ते हैं। हालांकि हमारा जो फुल फोकस रहेगा वो सीए मॉड्यूल से रहेगा। हम सारा कोर्स सीए मॉड्यूल से कराते हैं। लॉ तो लॉ है। अब कोई मूवी थिएटर में लगी है पीवीआर में, या कोई मूवी ऑडियंस में लगी हुई है, कोई मूवी आपके घर के थिएटर पे लगी हुई है, होम थिएटर पे लगी है, तो मूवी तो मूवी होगी ना। लॉ तो लॉ है। आप उस लॉ पढ़ के कोई भी एग्जाम दो, लॉ तो लॉ ही रहेगा ना, चाहे एग्जाम कोई भी हो, चाहे एग्जाम सीए में इंटर का हो, चाहे एग्जाम सीए का हो, चाहे सीएस का हो। तो ये जो कोर्स है ये सबके लिए एप्लीकेबल, सब ये कोर्स कर सकते हैं। एक तो भाई ये बात हो गई। तो 12 चैप्टर जो है हमारे, 12 चैप्टर में से
अगर मैं बात करूं लायबिलिटी साइड की, मतलब आपकी बैलेंस शीट की लायबिलिटी, मतलब आपके दायित्व की, अगर बात करूं दायित्व की, तो सारे के सारे चैप्टर, मतलब 11 चैप्टर आपके दायित्व की बात करेंगे, आपकी लायबिलिटी की बात करेंगे, मतलब गवर्नमेंट के साइड रहेंगे आपके चैप्टर सारे। जीएसटी लॉ के सारे चैप्टर आपके लायबिलिटी की बात कर रहे होंगे। सिर्फ इकलौता एक चैप्टर है, एक चैप्टर इकलौता ऐसा है जिसका नाम है इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो बात करेगा क्लाइंट के फायदे की। क्लाइंट के फायदे की यानी कि आपके जो क्लाइंट होगा उसके असेट साइड की एक इकलौता चैप्टर है जिसका नाम है इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि 12 के 12 चैप्टर कहीं ना कहीं आपके लायबिलिटी साइड की बात कर रहे होते हैं। सिर्फ एक चैप्टर ऐसा होगा जहां पे हम क्लाइंट के राइट की बात करेंगे। हालांकि और भी राइट होते हैं, बट मेन चैप्टर जो है राइट का वो ये वाला है जो आईसीआई ने 100 पेज में दिया हुआ है। तो करेंगे पूरी 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 कवरेज, 12 के 12 चैप्टर हम अच्छे से करेंगे और प्रैक्टिकली करेंगे। तो 40 नंबर के लिए आपको 12 चैप्टर पढ़ने हैं जीएसटी में, और सारे चैप्टर अपने आप में प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे, कोई चैप्टर ऐसा नहीं है कि ये कम इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से कर लेते हैं, ये छोड़ देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे चैप्टर अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपको कोई डाउट है तो आप मुझे बताइए। आपको चीजें समझ में आ रही हैं? तो चैट बॉक्स के लिए मैं 1 मिनट के लिए टाइम देता हूं आपको। अभी तक कोई आपको डाउट है तो बताइए। मैंने आपको भी बताया है जीएसटी इज अ टैक्स लॉ, जीएसटी इज अ टैक्स लॉ। और लॉ की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? हमारे अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके लिए मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए हैं कि हमारे अधिकार आपको बड़े काम आने वाले हैं। अब मैं आपसे कुछ बातें कर लेता हूं कि जीएसटी का बेनिफिट क्या है, ये कोर्स आपको कैसे यूजफुल रहेगा, क्या क्या बेनिफिट होंगे इस कोर्स के। पहला, आपका एग्जाम गुड मार्क्स। पहला बेनिफिट, आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। जीएसटी बहुत स्कोरिंग पेपर है। 40 में से 35 नंबर आ गए, आप फ्री हो गए। उसके बाद इनकम टैक्स पे जो आप गेन करोगे वो आपका प्रॉफिट है, बोनस है। तो इनकम टैक्स का भी वो स्कोरिंग पेपर है, तो जीएसटी का स्कोरिंग पेपर है, दोनों का स्कोरिंग पेपर है। पहला हो गया आपके अच्छे नंबर। दूसरा हो गया सीए फाइनल, या कोई भी सीएम में फाइनल, सीएम, या आपका बीकॉम ऑनर्स कोई कर रहा हो। अगर कोई बीकॉम ऑनर्स कर रहा है तो बीकॉम ऑनर्स के अंदर भी जीएसटी आपको एज इट इज यूज होने वाला है। तो सीए फाइनल या सीएम में फाइनल या सीएस प्रोफेशनल में ये जीएसटी का जो लॉ है ये आपको दोबारा पढ़ना है, दोबारा से पढ़ना है। तो जो आपने अगर यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया तो सीए फाइनल में दोबारा से ये लॉ पढ़ना है, एज इट इज पढ़ना है, कुछ चैप्टर ऐड होके पढ़ना है। यहाँ पढ़ लिया, दोबारा पढ़ने में बहुत आसानी होने वाली है। तीसरी बात है करियर। जैसा कि आप देखेंगे जीएसटी की प्रैक्टिस जो है बहुत बूम पे चल रही है आजकल। जीएसटी की प्रैक्टिस, जीएसटी में केसेस जो लग रहे हैं, लिटिगेशन चल रही हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो डिमांड है, मतलब जो मार्केट में डिमांड है रिटर्न फाइलिंग की, कंप्लाइंस की, कंसल्टेंसी की, ऑडिट की। ऑडिट तो चलो हट गया है, बट उसके लिए जो वर्किंग है वो आपको सीए करके देता है। तो जो डिमांड है आज इंडस्ट्री में, तो आप अपने करियर को इस जीएसटी की फील्ड में बना सकते हैं। इस कोर्स से आपको ये भी बेनिफिट होगा, और अगली 5-6 क्लासेस में आपको जीएसटी से प्यार हो जाएगा, ये मेरा वादा है आपको। आपको जीएसटी अच्छा लगने लग जाएगा। अभी आपकी सिर्फ पहली मुलाकात है जीएसटी से, छठी क्लास में आपको लगेगा हाँ जीएसटी से आपको रियली में प्यार हो गया, आपको जीएसटी बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, ये मेरा वादा है। जो स्टूडेंट पहले क्लास ले चुके हैं आप उनके कमेंट देखेंगे तो जीएसटी उनको लगता था बहुत मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल है। बट जीएसटी को इतना सिंपल करके दूंगा मैं आपको कि आप सोच ही नहीं पाओगे कि सर इतना सिंपल भी जीएसटी हो सकता है। तो 3 फायदे हैं जो सामने दिख रहे हैं, और जो फायदे इनडायरेक्ट हैं वो तो अलग ही हैं। बट 3 फायदे हैं मेजर। पहला, आपका एग्जाम क्लियर होगा टैक्स का। दूसरा, सीए फाइनल में या
CMA फाइनल में आपका ये GST दोबारा काम आएगा और आपके करियर में ये बहुत काम आएगा, बहुत ज़्यादा काम आएगा। कुछ लोग सोचते हैं सर हम CA कर रहे हैं तो हम कुछ काम नहीं कर सकते, प्रैक्टिकल काम नहीं कर सकते। अगर आप CA कर रहे हैं और आपने GST पूरा सीख लिया, प्रैक्टिकली सीख लिया, GST रजिस्ट्रेशन करना, GST रिटर्न फाइल करना, GST इनपुट क्रेडिट, GST इनवॉइसिंग, इनवॉइसिंग, अगर आपने ई-वे बिल ये सारा प्रैक्टिकली कर लिया, तो अपने घर में या कोई बिजनेस कर रहा है उसको हेल्प कर सकते हो। ठीक है जी। या आप कोई आपको कहता है जी मेरी रिटर्न फाइल कर दो या मेरे GST नंबर लेके दे दो, तो आप प्रैक्टिकली कर सकते हो और आप कुछ ना कुछ अर्निंग भी कर सकते हो। मैं तो चाहता हूँ कि प्रैक्टिकली भी आप इसको करो, ताकि साथ साथ में आपको पूरा प्रैक्टिकल एक्सपोजर हो जाए GST का। आर्टिकलशिप में जब जाएं आपका इंटरव्यू भी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आर्टिकलशिप में जब जाएंगे, आपका CA अगर आपसे GST ना पूछे, ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है वो आपसे ये क्वेश्चन ना पूछे कि GST मेरे को क्या आता है। तो GST इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, मैं बहुत बेसिक चीजें बता रहा हूँ आपको। अभी तक आपके कोई क्वेश्चन है तो बताइए चैट बॉक्स में, मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं चैट बॉक्स में, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो बताइए मुझे, फिर मैं आपको आगे लेके आता हूं अपने आज के कॉन्सेप्ट पे। कोई क्वेश्चन नहीं है? नो क्वेश्चंस। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। GST इज अ टैक्स लॉ, ये पढ़ लिया हमने। GST इज नॉट जस्ट टैक्स, इट इज टैक्स लॉ। इसको हम लॉ की तरह समझेंगे। GST इज अ टैक्स लॉ। लॉ की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? टू हैव डिसिप्लिन टू प्रोटेक्ट आवर राइट, ये पढ़ लिया हमने। उसके बाद हम पढ़ते हैं व्हाट इज टैक्स। हालांकि इसके बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बट मैं आपके कुछ और पहलू बताऊंगा इसके, आज कुछ और इंपॉर्टेंट पहलू जो आपको अच्छे लगेंगे। तो ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, विकास सर ने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया उस क्लास में, मैं भी था उस क्लास में। तो ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, फिर भी मैं आपको क्लियर दोबारा से करा देता हूँ। टैक्स is a mandatory financial charge imposed by a taxpayer by the government in order to fund various public expenditure। तो एक बात तो ये हो गई जी, टैक्स क्या है? टैक्स एक मैंडेटरी चार्ज है, इट इज नॉट ऑप्शनल। आपकी मर्जी नहीं चलेगी, आप बोलो टैक्स देना है नहीं देना। जैसे कोरोना में बहुत लोगों का नुकसान हो गया, मेरे बहुत सारे क्लाइंटों का नुकसान हो गया है, और वो कहते हैं जी हम आपको फीस नहीं देंगे, इस बार की फीस माफ कर दो, इस बार की फीस कम कर दो, या इस बार की फीस लो ही मत। बट कभी आपने ऐसा सुना है कि गवर्नमेंट ने कह दिया इस बार का टैक्स माफ कर देते हैं, क्योंकि कोरोना में बहुत लोग की डेथ हो गई है, तो इस बार का जो टैक्स है ना हम माफ कर देते हैं कोरोना की वजह से। ऐसी कोई नोटिफिकेशन देखी आपने? ऐसी कोई नोटिफिकेशन हमारे सामने नहीं आई, ना ही आ सकती, पॉसिबल ही नहीं है। टैक्स माफ नहीं किया जा सकता, टैक्स एग्जम्प्ट किया जा सकता है, बट टैक्स एक मैंडेटरी नेचर है। माफ करना अलग चीज है, बट ऑप्शनल बनाना अलग। तो इट इज नॉट ऑप्शनल, आपकी मर्जी पे डिपेंड नहीं करता। ये एक फाइनेंशियल चार्ज है, इट इज नॉट नॉन फाइनेंशियल चार्ज। मतलब कहीं ना कहीं मॉनेटरी पैसों की बात यहाँ पे कहीं ना कहीं आएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है ना यहाँ पे, ये है गवर्नमेंट। जो टैक्स लगाने की पावर है वो गवर्नमेंट को है, किसी अधिकारी को, किसी ऑफिसर को या किसी मिनिस्टर को नहीं है। गवर्नमेंट ही टैक्स लगा सकती है। इस वर्ड पे मैं बहुत सारा फोकस करने वाला हूं। एक वर्ड है ये गवर्नमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। ये बात मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि इस चैप्टर में यूज हो रहा है ये वर्ड, ये GST लॉ में बहुत बार यूज होने वाला वर्ड है, बहुत बार ये वर्ड यूज होने वाला है। रिवर्स चार्ज चैप्टर पढ़ूंगा वहां यूज होगा, लेवी में यूज होगा, सप्लाई में यूज होगा, एग्जम्पशन में यूज होगा। हर चैप्टर में ये वर्ड यूज होने वाला है, गवर्नमेंट गवर्नमेंट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट हमारे यहाँ पे तीन तरह की होती हैं, जो हमारे संविधान ने बताया। इंडिया हैज थ्री टायर फेडरल स्ट्रक्चर, थ्री टायर फेडरल स्ट्रक्चर। हमारे पूरे वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज हैं। हाँ, किसी जगह पे राष्ट्रपति शासन लगता है, किसी जगह पे प्राइम मिनिस्टर शासन लगता है, किसी जगह पे आर्मी का लगता है, जैसे पाकिस्तान में आर्मी का शासन चलता है। तो अलग अलग देशों में अलग अलग तरह की बातें होती हैं। हमारे यहाँ पे तीन तरह की गवर्नमेंट होती हैं। पहली गवर्नमेंट का नाम रखा है यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट।
दूसरी तरह का गवर्नमेंट लिखा है स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरा है लोकल गवर्नमेंट। मेन जो गवर्नमेंट है वो हमारी दो हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के पास जब काम बढ़ जाता है तो वो काम को बांट देते हैं कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है इतना कुछ, तो इन्होंने एक अलग से एक बनाया कॉन्सेप्ट लोकल गवर्नमेंट, यानी कि आपकी जो एमसीडी है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, वो आपकी एक तरह से लोकल गवर्नमेंट है। स्टेट गवर्नमेंट कहती है जी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम छोटे छोटे मैटर पे ध्यान दें। केजरीवाल जी अगर सारी सड़कों को साफ करने में लगवा दें, सारा ध्यान वहां लगा दें, एमसीडी पे लगा दें, तो केजरीवाल देश का और ये स्टेट का क्या कल्याण करेंगे। तो कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट के पास टाइम की कमी होती है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट अपनी कुछ पावर है वो लोकल गवर्नमेंट को दे सकती है। लोकल गवर्नमेंट का काम होता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए कामों को करना, और टैक्स वसूल करने की पावर भी लोकल गवर्नमेंट को दी जा सकती है। कुछ टैक्स होते हैं एमसीडी टैक्स वगैरह, वो हमारी लोकल गवर्नमेंट ही कलेक्ट करती है, स्टेट गवर्नमेंट उस पर ध्यान नहीं देती। अब बार बार जो इस वर्ड का जिक्र आने वाला है, बहुत सारे चैप्टरों में जिक्र आने वाला है, इसलिए मैं इसको अच्छे से क्लियर कर देता हूँ आज। गवर्नमेंट में अगर लिखा होगा वर्ड, ऐसे लिखा होगा बाई द गवर्नमेंट, अगर ऐसे लिखा होगा किसी लॉ में या किसी लाइन में ऐसा लिखा होगा या किसी प्रोविजन में ऐसा लिखा होगा बाई द गवर्नमेंट, बाई द गवर्नमेंट ऐसे लिखा होगा, तो आपको हमेशा मानना है सेंट्रल गवर्नमेंट। इट इज ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट। यहां अगर लिखा हुआ है बाई द गवर्नमेंट, बाई द गवर्नमेंट, इसका मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। मैं दिखाऊंगा आपको अभी प्रोविजन, एक वहां लिखा होगा बाई द गवर्नमेंट, वहां पे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ही मानना है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। अगर प्रोविजन ऐसे लिखा होगा बाई सीजी एन एस जी, बाई सीजी एन एस जी, तो आपको क्या मानना है, वही यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। सीजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, एसजी मतलब स्टेट गवर्नमेंट, ऐसे लिखा होगा। कहीं कहीं पे वर्ड ऐसे लिखा होगा, कहीं कहीं पर ऐसे लिखा होगा गवर्नमेंट एजेंसी, गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट, गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट। अब क्या होता है कि गवर्नमेंट एजेंसी और गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट ये गवर्नमेंट नहीं होते हैं। गवर्नमेंट अपनी कोई एजेंसी बना देता है, गवर्नमेंट अपनी कोई एस्टेब्लिशमेंट बना देता है, जैसे कि सीआरपीएफ। सीआरपीएफ क्या है, पुलिस की एक एजेंसी है। सीआरपीएफ एक एजेंसी है, ये गवर्नमेंट नहीं है, ये एजेंसी है, गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई एजेंसी। गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट, गवर्नमेंट अपनी कोई एस्टेब्लिशमेंट बना देती है, तो उसको बोलते हैं गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट। तो जैसे हमारी एक आईसीआई है, आईसीआई इज नॉट ए गवर्नमेंट, इट इज नॉट ए गवर्नमेंट, ये कोई गवर्नमेंट नहीं है, इट इज एस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट कह सकते हो, बट इट इज नॉट ए गवर्नमेंट। सीएम, आईसीडब्ल्यूए, सीएस इंस्टीट्यूट, ये सारी गवर्नमेंट नहीं है। तो बहुत सारे चैप्टर ऐसे आएंगे दोस्तों जहां पे आपको इन सारे वर्ड्स के साथ खेला जाएगा। मैं आपको पहले दिन क्लियर कर रहा हूँ ये चीजें, मेरा फोकस रहेगा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे। भगाने वाला काम मैं नहीं करूंगा बिल्कुल भी, ना विकास सर करते हैं ना मैं करता हूँ। बिल्कुल आराम आराम से करेंगे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो गई, किसी क्वेश्चन में आप फंसने वाले नहीं हो। इस वर्ड का बार बार यूज हो रहा है हमारे आने वाले चैप्टर्स के अंदर। गवर्नमेंट वर्ड का यूज बहुत बार होगा, कम से कम 100 बार होगा। तो ध्यान रखना है आपको, गवर्नमेंट का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर लिखा हो यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। और अगर लिखा हो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट, तो उसका मतलब हो गया तीनों। और अगर लिखा हो, सिंपल लिखा हो गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट या गवर्नमेंट एजेंसी, तो उसको गवर्नमेंट नहीं मानना, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। तो प्रोविजन आपको बताएगा, लॉ में आपको बताया जाएगा कि वो किसकी बात कर रहा है। कुछ प्रोविजन में ऐसा लिखा होगा कि ये चीज गवर्नमेंट को अलाउड है या ये चीज गवर्नमेंट को छूट है,
तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनको भी छूट है, ये एजेंसी है, एजेंसी को छूट नहीं है। अगर कोई चीज लिखी होगी हाँ ये गवर्नमेंट ये काम कर सकती है, मान लो गवर्नमेंट को ये काम मान लो फ्री है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एजेंसी को भी छूट दी हुई है, इसका मतलब ये है कि ये वाली गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। तो बड़ा ही ध्यान से लॉ को पढ़ना है। मैं आपको लॉ पढ़ना सिखा रहा हूं, अभी तक आपने फाउंडेशन में लॉ को रटा होगा, अभी तक आपने लॉ को सिर्फ रटा होगा या आपने जो मर्जी लिख दिया होगा। मैं आपको एक एक वर्ड का, मे का मतलब क्या होता है, शेल का मतलब क्या होता है, कब हम कोमा से कैसे वर्ड चेंज हो जाता है, कोमा लगाने से कोमा हटाने के लिए हमारे को क्या करना पड़ता है, ये सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, लॉ पढ़ना सिखाऊंगा मैं आपको। तो इसीलिए मैं आपको धीरे धीरे कराऊंगा चीजों को। तो ये हो गया गवर्नमेंट का मतलब। तो गवर्नमेंट के पास जो पावर है, जो जिसे टैक्स लगाने की पावर है, वो सिर्फ 3 गवर्नमेंट को है। इसके अलावा किसी भी गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट एजेंसी को, गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट को टैक्स लगाने की पावर इंडिया में तो नहीं है, इंडिया में नहीं है। ठीक है जी, क्लियर है बात। एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, एक बात मैं आपको और बता देता हूँ। हमारा जो जीएसटी लॉ है, जो जीएसटी टैक्स है, वो लोकल गवर्नमेंट को लगाने की पावर हमारे संविधान में नहीं दी गई। हमारे संविधान ने बोला कि जीएसटी लगाने की पावर सिर्फ और सिर्फ यूनियन को और स्टेट को दी जाएगी। दोबारा बोल देता हूं, जीएसटी लगाने की पावर सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट को है और स्टेट गवर्नमेंट को है। एमसीडी को, लोकल गवर्नमेंट को, या किसी भी स्टेट की लोकल गवर्नमेंट को जीएसटी लगाने की पावर नहीं दी गई। हालांकि कुछ स्टेट में लोकल गवर्नमेंट को एंटरटेनमेंट टैक्स लगाने की पावर दी गई है, एमसीडी टैक्स लगाने की, या मान लो प्रॉपर्टी टैक्स लगाने की पावर दी गई है, बट जीएसटी को टच नहीं कर सकते। ये लोकल गवर्नमेंट जीएसटी को टच नहीं कर सकती। जीएसटी की पावर सिर्फ और सिर्फ यूनियन को या स्टेट को ही मिलेगी। ये बात आगे तक जाएगी, दूर तक जाएगी। जीएसटी लगाने की पावर सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट को यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को ही मिलेगी। लोकल गवर्नमेंट को जीएसटी के दायरे से बाहर या दूर रखा गया है। चीजें होगी क्लियर। चले जी, हमने एक वर्ड पे ज्यादा ध्यान दिया, हमने इस वर्ड पे फोकस किया, गवर्नमेंट, क्योंकि ये वर्ड बार 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 आपके चैप्टर में यूज होने वाला है। बाकी इस डेफिनेशन में ऐसा कुछ भी नहीं है समझने वाला। Tax is a mandatory financial charge imposed upon a taxpayer by the government in order to fund various public expenditure। अब मैंने यहाँ दा लगाया तो ये मत समझना कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये दोनों गवर्नमेंट की बात यहाँ पे हो रही है। आगे चलते हैं जी। कितने तरह के टैक्स हमारे देश में होते हैं? हमारे देश में 2 तरह के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। चलो, आप टैक्स क्लासेस ऑलरेडी ले ही रहे हो, तो विकास सर ने आपको काफी चीजें क्लियर करा दी हैं और बहुत अच्छे से करा दी हैं। फिर भी मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, आप बताना मेरे को, ताकि थोड़ा सा लगे कि लोग सो तो नहीं गए हैं कहीं मेरी क्लास में। तो बताइए, कौन सा टैक्स हमारे देश में पहले आया, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? मेरा क्वेश्चन है, आप क्लास में जो स्टूडेंट ज्वाइन जो देख रहे हैं हमारी क्लास को, कौन सा टैक्स हमारे देश में पहले आया, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? मैं चैट बॉक्स, मयूर कह रहे हैं डायरेक्ट टैक्स पहले आया, प्रीतल कह रही हैं डायरेक्ट टैक्स पहले आया, चंचल, आंचल। देश में पूछा है मैंने, मैंने यहाँ क्लास में नहीं पूछा, मैंने पूछा है देश में। हमारा सिलेबस पहले शुरू हुआ डायरेक्ट टैक्स से, ये नहीं पूछा मैंने, मैंने पूछा है कौन सा टैक्स पहले आया है। क्वेश्चन मेरा ये है। आप सही कह रहे हो, क्या पहले डायरेक्ट टैक्स आया है? चलो, कैसे आया, कोई बता पाएगा कैसे? ये बात आप इसलिए कह रहे हो कि आपकी क्लास पहले शुरू हुई है टैक्स की, डीटी की पहले हुई है, इसलिए आप कह रहे हो? हाँ सर, इसका आंसर है, इसका आंसर यही है। मैंने, चलो मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, बैकग्राउंड बताता हूँ। लेट मी एक्सप्लेन द बैकग्राउंड कि हमारे देश में टैक्स कैसे आया। पहले जमाने में राजा महाराजाओं का टाइम हुआ करता था, मतलब बात कर रहा हूँ मैं इंडिपेंडेंस से पहले, हमारे देश में जब अंग्रेज भी नहीं आए थे, राजा महाराजाओं का टाइम हुआ करता था।
राजा महाराजा के टाइम में क्या हुआ करता था, ये एक बिजनेसमैन है। इस राजा को ये लगा कि हमारे देश में या हमारे राज्य में खजाना कम हो रहा है। खजाना समझते हो? खजाना, खजाना मतलब पैसा। खजाना कम होता जा रहा है। हमारे जो खजाना है, हमारा जो राज्य खजाना है, राज्य का जो धन है, वो कम होता जा रहा है किसी भी कारण से। हमारे खजाने को बढ़ाने के लिए इस राजा ने इस राजा के मंत्री ने एक आइडिया दिया। उसने बोला कि जी बॉर्डर पे हमारे देश के बॉर्डर पे कुछ सिपाहियों को खड़ा किया जाए, और जो भी बिजनेसमैन हमारे बॉर्डर को क्रॉस करके हमारे राज्य में आए, मान लो ये राज्य अलग राज्य है, किंगडम टू, किंगडम वन, तो हमारे देश में कोई भी किसी और राज्य से एंट्री लेगा तो हम उसके ऊपर एक टैक्स लगाएंगे। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो एक बिजनेसमैन है, ये 100 रुपए की आइटम लेकर आया, तो इस राज्य ने बोला कि ये 100 रुपए की आइटम लेके आया, इसके ऊपर हम 10 रुपए का टैक्स लगाएंगे। 10 रुपए का टैक्स हम आपसे लेंगे। आप हमारे राज्य में एंट्री ले रहे हो, तो लोगों ने पूछा सर अगर कोई आम आदमी हमारे राज्य में आएगा तो क्या उस पर भी टैक्स लेंगे? तो उस पर टैक्स हम नहीं लेंगे, आम आदमी पे नहीं लेंगे, सिर्फ बिजनेसमैन जो आएगा और जो गुड्स लेकर आएगा, जो बेचने के लिए लेके आएगा इस राज्य में, उसके ऊपर हम कुछ टैक्स लेंगे। ये टैक्स लगाने से पहले अगर ये आता टैक्स लगाने से पहले तो ये 100 रुपए की आइटम लेके आता और 100 रुपए की आइटम ये बेचता। टैक्स लगाने से पहले 100 रुपए की आइटम लाता ये बॉर्डर के पार, और 100 रुपए की आइटम ये यहाँ पे बेच देता प्रॉफिट ऐड करके। अब जब ये टैक्स लगा दिया बॉर्डर क्रॉस करने पे, तो ये आइटम पड़ रही है इसको 110 रुपए की। अब क्या हुआ, इस बंदे ने दिमाग लगाया कि यार मेरे इस टैक्स लगाने की वजह से मेरी कॉस्टिंग बढ़ रही है, तो मैं इसको अब थोड़ा सा इस प्रोडक्ट को मैं थोड़ा सा महंगा बेचूंगा। पहले बेच रहा था मैं मान लो 120 का, अब मैं बेचूंगा इसको 150 का। तो जो ये राजा था, कुछ टाइम बाद इसके देश में महंगाई बढ़ना शुरू हो गई। मैं आपको भी एक दूंगा कॉन्सेप्ट इस पूरी कहानी से। इस राज्य में महंगाई बढ़ना शुरू हो गई, मतलब इस राज्य में इन्फ्लेशन शुरू हो गया। तो इस राजा ने अपने मंत्री को बुलाया, उसने बोला यार ये बताओ हमारे देश में महंगाई कैसे बढ़ रही है। तो मंत्री बड़ा समझदार था, मंत्री ने बोला सर आपकी वजह से महंगाई बढ़ गई है। तो राजा को बड़ा गुस्सा आया कि मेरी वजह से महंगाई बढ़ गई है, मतलब क्या मतलब कहने का कि सर आपने जो टैक्स लगाया ना, ये टैक्स लगाया है, जिसको बोलते हैं एंट्री टैक्स। एंट्री टैक्स, इस एंट्री टैक्स की वजह से महंगाई हमारे देश में बढ़ गई है। उसने बोला कैसे? उसने बोला सर जो बिजनेसमैन पहले आइटम बेच रहा था 120 रुपए की, अब टैक्स लगाने की वजह से वो महंगी आइटम बेच रहा है, और हमारे देश में हमारे राज्य में महंगाई बढ़ गई है। इसका मतलब ये जो एंट्री टैक्स है, इसके वजह से कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन क्रिएट हुआ हमारे देश में। इन्फ्लेशन क्रिएट कैसे हुआ कि जो बिजनेसमैन है वो अपनी पॉकेट से कभी टैक्स नहीं देता, वो कहीं ना कहीं कंज्यूमर से टैक्स कलेक्ट करता है, कंज्यूमर पे बर्डन डालता है। तो ये कॉन्सेप्ट है, इनडायरेक्ट टैक्स से इन्फ्लेशन बढ़ता है। ये कॉन्सेप्ट है जो आपकी बुक में लिखा हुआ है कि इनडायरेक्ट टैक्स से इन्फ्लेशन बढ़ता है। अब एक बात तो ये हो गई, इन्फ्लेशन बढ़ता है। दूसरी बात ये हो गई कि इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है, इनडायरेक्ट टैक्स का जो बर्डन है वो हमेशा कंज्यूमर पे आता है, बर्डन ऑन कंज्यूमर। आपने देखा होगा बिजनेसमैन बड़ा चालाक है, इस बिजनेसमैन ने ये जो बर्डन है ये कंज्यूमर पे डाल दिया, यहाँ के जो कंज्यूमर हैं इस राज्य के, यहाँ डाल दिया। इसने अपनी पॉकेट में ये टैक्स नहीं डाला, इसने कंज्यूमर के ऊपर ये 10 रुपए का बर्डन अपना प्रॉफिट बढ़ा के डाल दिया। तो कंज्यूमर पे इसका बर्डन पड़ता है। ये बात भी क्लियर हो गई। पहली बात तो इससे इन्फ्लेशन बढ़ गया, इस देश में महंगाई बढ़ गई,
और दूसरी बात यहाँ पे कंज्यूमर पे बर्डन पड़ गया। तो ये दो बातें निकल के आई जो मोटा मोटा कॉन्सेप्ट है। ये जो टैक्स है एंट्री टैक्स, एंट्री टैक्स ने जो नाम लिया आगे, एंट्री टैक्स जो है पहले हमारे देश में शुरू हुआ एंट्री टैक्स, एंट्री टैक्स शुरू हुआ, उसके बाद इसी का नाम रखा गया कस्टम ड्यूटी। और कस्टम ड्यूटी का जो नाम है आज की डेट में जो हम जो बात करते हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो एंट्री टैक्स हमारे देश में सबसे पहले शुरू हुआ था। एंट्री का मतलब होता है कि आप किसी राज्य में एंट्री ले रहे हो, एंट्री लेते हुए आपको कोई टैक्स देना है। एक मूवी भी आई थी, मैंने देखी थी अभी तक, आमिर खान की और अमिताभ बच्चन की। उसमें अगर कोई किसी राज्य में एंट्री लेगा तो उसको टैक्स देना पड़ता है एंट्री पे। तो एंट्री टैक्स क्या होता है, इस काइंड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स जो हमारा सबसे पहले हमारे देश में शुरू हुआ था। सबसे पहले हमारे देश में हमारे जो राजा महाराजा थे उन्होंने एंट्री टैक्स को शुरू किया था। तो एंट्री टैक्स सबसे पहले हमारे देश में शुरू हुआ था। उसके बाद इसी का नाम शुरू हो गया कस्टम ड्यूटी। पहले लगता था पूरे एक राज्य से दूसरे राज्य में, बाद में शुरू हो गया कि अगर इंडिया के अंदर कोई भी सामान लाओगे इंडिया के बाहर से कोई सामान लाओगे तो उस पर लगेगा कस्टम ड्यूटी। तो इसी का एंट्री टैक्स का दूसरा नाम है कस्टम ड्यूटी। तो हमारे देश में जो सबसे पहले टैक्स शुरू हुआ उसका नाम है एंट्री टैक्स। ठीक है जी। तो अगर मैं आपको बताऊं कि अब बताइए कि आपको लगता है कि हमारे देश में सबसे पहला टैक्स कौन सा था? सबसे पहला टैक्स था इनडायरेक्ट टैक्स। आप ये मत सोचो कि सर डायरेक्ट टैक्स तो मतलब फॉर्मलाइज वे में तो पहले डायरेक्ट टैक्स आया है, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले हमारे देश में इनडायरेक्ट टैक्स शुरू हुआ था। अब आगे की कहानी सुनो, आगे की कहानी। इस राजा को लगा कि हमारे देश में इस टैक्स के लगाने की वजह से खजाना तो बढ़ गया है, खजाना तो भर गया है। तो खजाना भरने की क्या मतलब है कि इस टैक्स से राजा का खजाना तो भरता है, राजा का खजाना तो भरता है, बट जनता के बीच में महंगाई बढ़ जाती है। एक कॉन्सेप्ट और निकल के आया इसमें, इट इज द मेन सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू, सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू। इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट का खजाना भरता है। अगर मैं हिंदी में बताऊं, इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट का खजाना भरता है, साथ साथ में महंगाई बढ़ाता है। क्योंकि इस टैक्स लगाने की वजह से इस राजा का खजाना तो भर गया, बट कंज्यूमर के ऊपर इसका बर्डन इनडायरेक्टली आ गया। तो एक कॉन्सेप्ट और निकल के आया कि इनडायरेक्ट टैक्स से गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ता है। ये भी आपकी बुक में लिखा हुआ है, मैंने आपको एक स्टोरी से बता दिया। इस राजा के माइंड में एक विचार आया कि यार इस टैक्स की लगाने की वजह से मेरे देश में महंगाई बढ़ रही है, मुझे कोई ऐसा टैक्स लगाना चाहिए जिससे मेरे देश में महंगाई ना बढ़े। मतलब टैक्स भी आ जाए, खजाना भी आ जाए और महंगाई भी ना बढ़े। इसने एक माइंड लगाया, इस राजा ने एक माइंड लगाया। इसने क्या करा, इस राजा ने अपने एक घोषणा करवाई, घोषणा मतलब अनाउंसमेंट कराई कि हमारे जो राज्य है, इस राज्य के अंदर जितने बड़े बड़े सेठ हैं जिनके पास 10 करोड़ की संपत्ति है, वो डिनर पे आओ, रात को मेरे पास डिनर पे आओ, हम उनको विशेष सम्मान देंगे। तो बहुत सारे लोग डिनर पे आ गए जिनके पास 10 करोड़ से ऊपर की संपत्ति थी, और लोग बड़े खुश हुए कि यार राजा ने हमारे को बुलाया सम्मान देने के लिए। हालांकि राजा की चाल थी इसके ऊपर, राजा ने सबके नाम नोट कर लिए कि आप सबके नाम नोट कर लिए मैंने, आपके घर के बाहर एक राज के झंडा लगाया जाएगा, आपका सम्मान किया जाएगा, बिल्कुल राज के सम्मान दिया जाएगा आपको, आज से आप राजा के खास आदमी हो। उन्होंने अपनी संपत्ति घोषित कर दी, हमारे पास 10 करोड़ से ऊपर की संपत्ति है। पुराने जमाने में क्या होता था कि कोई भी राज्य में कोई भी राजा आक्रमण कर देता था। आप देखते हो फिल्मों में, कोई भी राजा किसी भी देश में आक्रमण कर देता था।
इस राजा के देश में आक्रमण कर दिया किसी पड़ोसी राज्य ने, तो इसने अपने उन खास लोगों को बुलाया और बोला कि मुझे अपनी वेल्थ में से, आपके पास 10 करोड़ की वेल्थ है, मुझे अपनी वेल्थ में से 2 करोड़ रुपए दे दो, और ये 2 करोड़ रुपए आपको मुझे डायरेक्टली देने पड़ेंगे। अगर आप नहीं दोगे तो मैं आपको बंदी बना के जेल में डाल दूंगा। अब बताओ क्या करें। जितने भी ये राजकीय वाले लोग थे ये सब नाराज हो गए, कह रहे भाई हमने पागल है, हमने अपनी संपत्ति रिपेयर कर दी, हमें क्या पता था कि ये आपत्ति काल के अंदर राजा हमारे से ये पैसे मांग लेगा। तो ये जो टैक्स है तो डायरेक्टली मांगा गया, इसको हम बोलते थे वेल्थ टैक्स। वेल्थ टैक्स, जिस सेठ के पास ज्यादा पैसा है राजा उससे बोलता था कि भाई हमारे को पैसा दे, मतलब ये डायरेक्टली उस सेठ से मांगा गया। इससे ना तो इन्फ्लेशन बढ़ा और ना ही हमारे यहाँ पे हमारा खजाने में कोई कमी आई, खजाना बढ़ गया हमारा और इन्फ्लेशन भी नहीं बढ़ा। तो जो ये डायरेक्ट टैक्स होता है ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़ाता है और इससे महंगाई भी नहीं बढ़ती, महंगाई भी नहीं बढ़ती, क्योंकि ये उस बंदे से मांगा जाता है जिस बंदे की पॉकेट में ज्यादा पैसा है, उससे ये मांगा जाता है और उससे ये लेके गवर्नमेंट को डायरेक्टली दे दिया जाता है। इसका एग्जांपल है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स मैं आपको एग्जांपल और देता हूं। इनडायरेक्ट टैक्स की एक बात और बताता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। जैसे मान लो एक पेन है ये वाला, ये पेन एक गरीब आदमी अपने बच्चे के लिए लेने गया दुकान पे, ये पेन 100 रुपए का है। तो ये 100 रुपए का जो पेन है इसके ऊपर जीएसटी लगता है 18%। तो ये पेन मिलेगा उस गरीब आदमी को 18 रुपए का जीएसटी लगाने के बाद 118 का मिलेगा। ये यही पेन अगर मान लो रामदेव बाबा लेने गए या मान लो प्रधानमंत्री लेने गए, मोदी जी लेने गए, मोदी जी अभी किसी जगह गए थे घूमने, तो मोदी जी ने शॉपिंग करी, तो शॉपिंग करने जब वो गए तो उनको गुजराती कपड़े बड़े शौक है, तो वो किसी शॉप पे गए, उन्होंने गुजराती कपड़े खरीदे। तो बताओ मोदी जी के ऊपर जो उन्होंने कपड़े खरीदे, मान लो कपड़े थे मान लो 1 लाख रुपए के, क्योंकि वो महंगे कपड़े पहनते हैं, मोदी जी को शौक है महंगे कपड़े पहनने का, तो उनको कपड़ों का बहुत शौक है, तो लाख रुपए के कपड़े खरीदे मोदी जी ने। बताओ क्या उनके ऊपर 18,000 रुपए का जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा? 18 या मान लो जो भी टैक्स है वो लगेगा नहीं लगेगा? यस लगेगा, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे वो रामदेव बाबा हो, चाहे मुकेश अंबानी हो, चाहे वो गरीब आदमी हो। जो जीएसटी का रेट है वो गरीब और अमीर देख के नहीं लगता, जो रेट है वो समान रूप से लगता है। इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है, इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है ये दुष्ट होता है, दुष्ट। हिंदी में लिखा रहा हूं दुष्ट। दुष्ट का मतलब होता है रिग्रेसिव इन नेचर। मतलब इसको इस बात से परवाह नहीं है कि सामने वाला गरीब है या नरेंद्र मोदी है, कि सामने वाला मुकेश अंबानी है भिखारी है। जो टैक्स का रेट है 18% का रेट है तो 18% ही लगेगा, चाहे सामने वाला गरीब हो, चाहे सामने वाला अमीर हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, जो टैक्स का रेट है वही लगेगा। इसको बोलते हैं रिग्रेसिव इन नेचर। इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव होता है, इसको सामने वाले की पॉकेट से कोई मतलब नहीं है। दूसरी तरफ अगर बात करूं डायरेक्ट टैक्स की, डायरेक्ट टैक्स का जो होता है, इनकम टैक्स का देखोगे आप, स्लैब रेट होते हैं, स्लैब होते हैं। अगर आपका टैक्स, इनकम टैक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपकी पॉकेट देख के टैक्स लिया जाएगा। अगर आपका 5 लाख की इनकम है नो टैक्स, 5 लाख से ऊपर का टैक्स है, इनकम है तो टैक्स ज्यादा लगेगा। तो आपका जो टैक्स है वो आपकी पॉकेट के ऊपर, आपके अमीर होने के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो ज्यादा टैक्स। तो इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव इन नेचर, प्रोग्रेसिव इन नेचर। डायरेक्ट टैक्स जो होता है, जैसे जैसे आप तरक्की करोगे आपका टैक्स बढ़ेगा, जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करोगे आपका डायरेक्ट टैक्स बढ़ेगा। हालांकि इनडायरेक्ट टैक्स पॉकेट देख के नहीं लगता। इनडायरेक्ट टैक्स चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, जो पेन 18 रुपए टैक्स लगना है चाहे वो कोई भी खरीदे, सबका टैक्स रेट सेम होगा। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? रिग्रेसिव होता है। और इनकम टैक्स होता है प्रोग्रेसिव, मतलब जो
प्रोग्रेस के साथ साथ बढ़ेगा, उसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव इन नेचर। तो ये कुछ फीचर थे हमारे। पहला बताया इनडायरेक्ट टैक्स से हमारा इन्फ्लेशन बढ़ती है, ये हमारा मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, ये हमारा बर्डन कंज्यूमर पे डालता है, इससे हमारे देश का खजाना बढ़ता है, इन्फ्लेशन भी बढ़ती है। ठीक है जी, ये हमारा रिग्रेसिव इन नेचर होता है। ये कुछ फीचर हैं जो हमारे इनडायरेक्ट टैक्स के फीचर होते हैं। ये आपके बुक्स में लिखे हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ जरा झलक। लेट मी शो यू किस तरह से मैंने आपको स्टोरी सुनाई है, क्योंकि मेरा पर्पस ये है कि मैं आपको कोई भी चीज रटवाऊं ना। अगर आप देखो, मैंने आपको बातों बातों में एक कॉन्सेप्ट करवा दिया है जो आपके नोट्स में दिया हुआ है, फीचर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, इट इज अ इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। हालांकि ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आना, 100% श्योर हूँ एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आना, फिर भी कॉन्सेप्चुअल वाइज आपको पता होना चाहिए, इट इज अ इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। ठीक है जी, वाइडर टैक्स बेस, रिग्रेसिव इन नेचर, इन्फ्लेशन, इतना भी आपको पता होगा तो भी आपके लिए काफी है। ये इन्फ्लेशन को बढ़ाता है, ये रिच पुअर में भेदभाव नहीं करता, इसका जो है रेंज बहुत वाइड है, और ये कंज्यूमर के ऊपर बर्डन करता है। ये सारा कॉन्सेप्ट आपका थ्योरेटिकल जो आप समझते हो, इसको मैंने कोशिश किया है कि मैं आपको प्रैक्टिकली लिंक करवा के इस कॉन्सेप्ट से करा पाऊं। तो इतना मैंने आपको कराया। यहां तक किसी का कोई डाउट है तो बताइए, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन। मैं आज की क्लास को इतना ही रखूंगा, कोई डाउट है तो बताइए, कोई एनी क्वेश्चन। बादशाह कुछ बोलना चाहते हैं? बादशाह, यू कैन राइट डाउन। अभी मैं आज की क्लास में बोलने का ऑप्शन अवेलेबल नहीं करवा सकता, आई एम सॉरी, बट आप अपनी क्वेरी को लिख सकते हैं। चलिए जी, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं है। हमारी नेक्स्ट क्लास जो होगी वो अब होगी, हमारी नेक्स्ट क्लास फ्राइडे को, कल विकास सर की क्लास होगी, उसके बाद मेरी क्लास होगी परसों। तो आज हमने जो किया, मैं एक बार क्विकली रिवाइज करा देता हूँ। आज हमने स्टार्ट किया सबसे पहले कि हमारा सिलेबस क्या है, 40 मार्क्स का पेपर है हमारा, 12 नंबर का एमसीक्यू, 28 नंबर का सब्जेक्टिव टाइप पेपर। उसके बाद हमने ये समझा कि किस तरह से जीएसटी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर हमने ये समझा टैक्स क्या होता है, टैक्स क्या है, एक लॉ है, जीएसटी इज अ टैक्स लॉ। लॉ हमें क्यों जरूरत पड़ती है? डिसिप्लिन के लिए और अपने राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है जी, हमें बहुत सारे लॉ पढ़ने हैं हमारे सीए के करिकुलम में, तो लॉ को पूरा समझना, लॉ कैसे पढ़ा जाता है, कैसे उसको समझा जाता है, ये सारा करेंगे हम। टैक्स दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट टैक्स के कुछ फीचर पढ़े हमने कि इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है गवर्नमेंट का। ठीक है, उसके बाद इन्फ्लेशन बढ़ती है इससे, प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव इन नेचर होता है, और फाइनल बर्डन कंज्यूमर पे आता है। ये बात पढ़ी हमने। फिर हमने समझा गवर्नमेंट का क्या मीनिंग होता है, गवर्नमेंट के यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। कुछ बातें और आएंगी आपके साथ साथ आगे वाले चैप्टर्स में, गवर्नमेंट एजेंसी, गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट। तो जहां पे ये सब टर्म्स यूज होंगी, वहां पे हम इसको दोबारा से करेंगे एक बार। अभी हमने समझ लिया हमारे पास जीएसटी लगाने की पावर सिर्फ दो गवर्नमेंट को है, सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को। जीएसटी की पावर लोकल गवर्नमेंट को नहीं दी गई। उसके बाद हमने गवर्नमेंट के बाद हमने समझा टैक्स क्या होता है, और ये हमारा, इसके बारे में हम डिटेल में और बातें करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। आज हम इतना ही रखते हैं क्लास को। अभी कोई आपके डाउट हैं, फिर भी आप कोई डाउट है आपके, तो प्लीज, मेरा आपसे बस एक ही छोटी सी गुजारिश है आज की क्लास में, एक ही गुजारिश है बस मेरी थोड़ी सी। मैं आपको एक ही गुरु मंत्र दूंगा जो मैं आपको लास्ट तक दूंगा। मेरी क्लास का बस एक ही गुरु मंत्र है जो आपको फॉलो करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना आपको। मेरा बस एक ही गुरु मंत्र है, रिवीजन। रिवीजन आपको करना है अच्छे से। अब रिवीजन आप नोट्स बना के करो, सेल्फ नोट्स बनाओ, चार्ट बनाओ, अपनी बुक से करो, जो जैसे करना है वैसे करो, बस आपको रिवीजन क्लास में प्रॉपर करना है। अगर आप रिवीजन प्रॉपर करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, तो आपके
इस वाले पेपर में मैं कह रहा हूँ गारंटेड आपके 90 प्लस मार्क्स आ सकते हैं, बट आपको रिवीजन पे फोकस करना है। दोस्तों क्लास को मैं यही वाइंड अप करता हूँ आज। परसों मिलते हैं दोबारा से जीएसटी क्लासेस के लिए। आई होप आपको क्लासेस में बोरियत नहीं लगी होगी, आपने क्लासेस को एंजॉय किया होगा। फिर भी आपको लगता है कुछ अभी स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो चलेंगे, हम धीरे धीरे अपनी स्पीड को पकड़ेंगे। ठीक है जी, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।